नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पूर्णांकों का संख्या रेखा निरूपण सीखा, साथ ही पूर्णांकों के योग, पूर्णांकों का अंतर, पूर्णांकों का गुणनफल एवं पूर्णांकों के भागफल को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा। आज के इस वीडियो में हम भिन्नों का संख्या रेखा निरूपण देखेंगे, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा निरूपण देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भिन्नों का संख्या रेखा निरूपण किस तरह से होता है। मान लो कि हमारे पास एक भिन्न है 3/5, इसे हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इस तरह से हम ले लेंगे एक संख्या रेखा और ये हो गया हमारा 0, 1। तो हम यहाँ देखते हैं कि यह संख्या वास्तव में इसका हर बड़ा है और अंश छोटा है। इसका अर्थ यह है कि यह संख्या 1 से छोटी है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। अब यह संख्या 1 से छोटी है तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले यह देख लेंगे कि हर में कितना है, 5 है। तो इस 0 से 1 के बीच में 5 बराबर हिस्से हम कर लेंगे। तो 5 बराबर हिस्से हमने कर लिया। 1 क्रमांक देने से पहले ही देखिए हम सबसे पहले तो ये खींच दिया, 0 बस दर्शाया है। अभी हमने ये 0 दर्शाया और प्रकार की सहायता से 1, 2, 3, 4 और इस 5वें भाग का नाम 1 दिया। 5वें भाग का नाम क्या दिया, 1। और इसमें से हमें कितने भाग लेना है, 3 भाग लेना है। तो 1, 2 और 3, ये जो तीसरा वाला भाग है यही वास्तव में क्या है, 3/5 है। देखिए 0 से 1 के बीच में आएगा। यदि सम भिन्न है तो वह कहाँ आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। तो देखिए हमने 0 से 1 के बीच में प्रकार की सहायता से 5 भाग किया। 5वें भाग को 1 नाम दिया और 1, 2 और 3 भाग जब हम अंश के अनुसार चले तो यही जो भाग है तीसरा भाग 3/5 को प्रदर्शित करता है। अब हम और भी समभिन्न के उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर अब 2/3। 2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो फिर वही हम सबसे पहले 0 को दर्शा देंगे और यहाँ पर अधिकतम हिस्से, हर में जितने हिस्से हैं हम उतने हिस्से खींच लेंगे। ये देखिए 1, 2 और ये 3, यानी 0 से 1 के बीच में कितने भाग किए गए, 3 भाग किए गए। इसे आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि चूंकि यह समभिन्न है, ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है समभिन्न कहलाता है। चूंकि यह समभिन्न है अर्थात इसे जब हम यहाँ दर्शाएंगे तो 0 से 1 के बीच में ही प्राप्त होगा, क्योंकि यह संख्या 1 से छोटी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कितने भाग, 2 भाग। तो यह है हमारा पहला भाग, ये हमारा दूसरा भाग, यही दूसरा भाग कहलाएगा हमारा 2/3। बड़ी ही आसानी से हम भिन्नों को प्रदर्शित करना सीख रहे हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये देखिए अब हमने उदाहरण ले लिया 4/7। तो फिर हमने यहाँ पर 0 दे दिया और अब हम कितने बराबर हिस्से करेंगे, 7 बराबर हिस्से करेंगे प्रकार की सहायता से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7वें हिस्से को क्या नाम देंगे, 1। 0 से 1 के बीच में हमने 7 हिस्से कर लिया और 7 में से अब हमें कितने हिस्से लेना है, 4 हिस्से लेना है। तो 4 हिस्से कैसे लेंगे, देखिए ये देखिए 4/7 को प्रदर्शित करना है ना। तो ये देखिए ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, ये हो गया हमारा 4/7। यदि आप पूछेंगे कि सर 1/7 कौन सा है, ये पहला हिस्सा कहलाएगा 1/7, दूसरा हिस्सा 2/7, तीसरा हिस्सा 3/7, चौथा हिस्सा 4/7, पांचवा हिस्सा 5/7, छठवां हिस्सा 6/7 और 7वां हिस्सा जो 7/7 है कटकर कितना होगा, 1 में बदल जाएगा। इसलिए हमने 7 हिस्से किए और 7 में से चौथे हिस्से को इस तरह से प्रदर्शित किया। चलिए अब हम सीखेंगे विषम भिन्नों या मिश्र भिन्नों का संख्या रेखा निरूपण। तो देखिए विषम भिन्न या मिश्र भिन्न किस तरह के होते हैं। जैसे हम एक विषम भिन्न ले लेते हैं 7/3। 7/3 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम सबसे पहले 7/3 यानी 3 का भाग 7 में देकर इसे मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। 3 दूनी 6 बचा 1। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 सही 1/3। 2 सही 1/3 प्राप्त होगा। इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये देखिए ये हमारा हो गया 0। अब हमारे पास ये है कि 2 तो हमारे पास पूर्ण है, 2 हमारे पास क्या है, पूर्ण है। चलिए ये 1 और ये 2 हमारे पास पूर्ण हो गए।
इसके बाद जो हमारे पास 2 से थोड़ा बड़ा है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है यह भिन्न, तो 2 से 3 के बीच में हमें कितने बराबर हिस्से करना है? ये देखिए यहाँ 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 से 3 के बीच की है यह संख्या। यह भिन्न जो है 2 सही 1/3 है। इसका अर्थ है कि ये 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो 2 और 3 के बीच में हमें कितने हिस्से करने हैं? 3 हिस्से करने हैं यहाँ पर। ये देखिए पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 बराबर दूरियों के 3 हिस्से कर लेंगे हम। अब यहाँ पर 3 हिस्सों में से यह कौन सा हिस्सा लेना है? हमें पहला वाला हिस्सा को ही प्रदर्शित करना है। तो ये पहला वाला हिस्सा ही क्या कहलाएगा? 2 सही 1/3 या क्या है संख्या 7/3 से प्रदर्शित करेंगे हम पहले वाले भाग को। दूसरे वाले भाग को किससे प्रदर्शित करेंगे? 2 सही 2/3। तीसरा वाला भाग क्या कहलाएगा? 2 सही 3/3। जैसे देखिए 2 सही 3/3, 3/3, 3 से 3 कटा तो कितना हुआ? 2 धन 1, 3 हो गया। तो ये देखिए 3 है ना। ऐसे ही संख्या रेखा पर हम विषम भिन्नों को प्रदर्शित करते हैं। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है मान लो 9/4। तो 9/4 को भी हम संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करेंगे? ये देखिए ये हमारा 0 है। अब हम इस 9/4 यानी 4 का भाग 9 में देंगे। तो देखिए दे देते हैं 4 का भाग 9 में, इस तरह से ये 4 दूनी हो गया 8 बचा 1। तो क्या हुआ? 2 सही 1/4। अब हमारी संख्या रेखा किस तरह की होगी? ये हो गया 1, ये हो गया 2 और 2 से बड़ी। देखिए ये क्या है? 2 सही 1/4 है, अर्थात यह भिन्न 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो देखिए 2 और 3 के बीच में हमें कितने हिस्से करने होंगे? 4 हिस्से करने होंगे। ये देखिए पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। जब हम 4 हिस्से कर लेंगे तो 4 हिस्सों में से हमें कौन सा हिस्सा लेना है? पहला हिस्सा लेना है। ये देखिए पहला हिस्सा है, ये पहला हिस्से का क्या नाम है? इसका नाम है 2 सही 1/4 या हम इसे क्या बोलेंगे? 9/4 बोलेंगे। इसी तरह से यदि हमें 10/4 को यदि प्रदर्शित करना होता तो 10/4 कैसे प्रदर्शित करेंगे? यही देखिए ये 10/4 यदि हमारे पास होता तो ये 4 का भाग देते, 4 दूनी 8 बचता 2, 2 सही 2/4, 2 सही 2/4 या हम इसे क्या लिख देते? 2 सही 2/4 या 2 सही 1/2। ये यदि 2 से 2 काटते तो देखिए अब हमारे पास 2 और 2 पूर्ण होता और इस फिर उसके बाद हमें मात्र 2 हिस्से करने होते और उसमें से एक हिस्सा को हम ले लेते, तो वो क्या कहलाता? 10/4 कहलाता। जैसे कि हम आगे और देखते हैं कि हमें संख्या रेखा पर 11/4 को प्रदर्शित करना है। किसे प्रदर्शित करना है? 11/4 को। ये देखिए हम 11/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर हम 4 का भाग 11 में दे देंगे, 4 दूनी 8 बचा 3। तो देखिए इसे हम क्या लिखेंगे? 2 सही 3/4। यानी हम जब संख्या रेखा खींचेंगे तो ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। तो यह जो मान है, यह जो भिन्न है कहाँ मिलेगा? 2 और 3 के बीच में मिलेगा। 2 और 3 के बीच में मिलेगा और कुल कितने भाग करने होंगे? कुल 4 भाग करने होंगे। ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4 बराबर भाग हमने कर दिया है। और 4 में से कितने भाग हमें लेना है? ये देखिए 3 भाग हमें लेना है। तो ये पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग है। तो यह मान क्या है? 2 सही 3/4 है या हम इसे लिख देंगे 11/4। इस तरह से हम विषम भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, मिश्र भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। जैसे हमारे पास ऑलरेडी कोई मिश्र भिन्न है 3 सही 1/3 सही 2/3 है, मान लो यह हमारे पास कोई मिश्र भिन्न है 3 सही 2/3 और इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये देखिए 0, ये 1, ये 2, ये 3 और 3 से भी बड़ा है। भिन्न क्या है? 3 से भी बड़ा है। तो और आगे जाएंगे हम, 3 से बड़ा है किंतु 4 से छोटा है। 3 से बड़ा है किंतु 4 से छोटा है। तो 3 और 4 के बीच में हमें कितने बराबर हिस्से करने होंगे? 3 बराबर हिस्से करने होंगे, 1, 2 और ये 3। और 3 बराबर हिस्सों में से कितने को हम निरूपित करेंगे? 2 हिस्सों को हम निरूपित करेंगे। तो ये देखिए ये पहला हिस्सा और ये
दूसरा हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा ही क्या कहलाएगा? 3 सही 2/3 कहलाएगा। इस तरह से हम मिश्र भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो चलिए समझते हैं अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा निरूपण। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे करणी 2, करणी 3, करणी 5 का संख्या रेखा निरूपण किस तरह से करना है। तो हम इसमें यह जान ले कि यदि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और यदि उसका आधार 1 इकाई है और उसका लंब भी 1 इकाई है, तो वास्तव में उसका कर्ण क्या होगा? तो उसका कर्ण हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कि 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो क्या हो जाएगा? कर्ण वास्तव में हो जाएगा 1 और 1 हो गया 2 और ये वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा। तो करणी 2 होगा उसका कर्ण। वास्तव में करणी 2 लंबाई क्या है? एक अपरिमेय लंबाई है। करणी 2 इकाई की जो लंबाई है वो क्या है? अपरिमेय है। इसी तरह से इसी मेथड का इस्तेमाल करके यदि हम करणी 2 को आधार मानकर यदि हम एक और लंब खींच दें तो इसी तरह से ये करणी 3, करणी 4, करणी 5 इस तरह से बढ़ते ही जाता है और इसे हम आसानी से संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए संख्या रेखा में लेते हैं हम। ये देखिए, ये है हमारी संख्या रेखा, ये 0, ये 1, ये 2 इस तरह से हम दर्शा देते हैं। और 0 से 1 तक 1 इकाई का हमने आधार लिया और जितना लंबा हमने आधार लिया है उतना ही लंबा हम क्या लेंगे? 1 इकाई के ऊपर एक लंब लेंगे। देखिए 1 इकाई के ऊपर मैं लंब ले रहा हूं। ये देखिए जितना लंबा आधार है उतनी ही इकाई का, स्केल से आप नाप लीजिएगा, उतना ही लंबा मैंने क्या लिया? लंब लिया। अब ये आधार 1 इकाई है और लंब भी 1 इकाई है। तो वास्तव में अभी मैंने आपको समकोण त्रिभुज समझाया, उस हिसाब से ये लंबाई क्या कहलाएगी? करणी 2 लंबाई कहलाएगी। और इस करणी 2 लंबाई को यदि हम इस संख्या रेखा पर उतार दें, त्रिज्या बनाकर एक ऐसा वृत्ताकार रूप में इसे संख्या रेखा पर उतार दें, तो वास्तव में ये दूरी क्या कहलाएगी? करणी 2 दूरी कहलाएगी। तो चलिए हम लेते हैं प्रकार, और प्रकार की सहायता से ये देखिए, ये मैंने प्रकार को लिया कहाँ पर? 0 पर, और ये 0 से ये देखिए इस दूरी के बराबर प्रकार फैला दिया है। और इसे जैसे ही मैं संख्या रेखा पर उतारता हूं तो ये जो दूरी कहलाएगी कितनी कहलाएगी? करणी 2 कहलाएगी। कहां से कहां तक की दूरी? ये 0 से लेकर ये वाली दूरी कहलाएगी करणी 2 इकाई। इस तरह से बड़ी ही आसानी से हम करणी 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब इसी करणी 2 के आधार पर हम करणी 3, करणी 4, करणी 5 आदि को निरूपित कैसे करेंगे? देखिए, यदि हम इस करणी 2 पर लंब खींच दें, फिर से हमने क्या किया? इस करणी 2, हमें पता है कि ये वाली लंबाई कितनी है? करणी 2 है। ये वाली लंबाई कितनी है? करणी 2 है। और यदि हम इस करणी 2 पर फिर से इस 1 इकाई का फिर एक लंब खींच दें, करणी 2 पर हमने 1 इकाई का फिर एक लंब खींच दिया, और इस लंब को देखिए, ये करणी 2 है आधार और 1 है लंब, तो ये जो नया कर्ण निर्मित होगा ये कितना होगा? ये नया कर्ण करणी 3 होगा। यदि हमें करणी 3 का संख्या रेखा निरूपण आए परीक्षा में, तो हम क्या करेंगे? करणी 2 पहले निरूपित करेंगे और उस पर एक लंब डालकर, अब देखिए करणी 3 का संख्या रेखा निरूपण क्या हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक की, जैसे मान लो हम यहां पर A दे दें, ये B हो गया, ये C हो गया, तो हम यहां से ये देखिए, यहां से हम मूल बिंदु से लेकर C तक की जो दूरी है उसको हम क्या करेंगे? देखिए उस दूरी को हमने नाप लिया और फिर से ये देखिए ये नाप लिया है, और इसे जब मैं संख्या रेखा पर निरूपित करूंगा तो ये दूरी वास्तव में क्या कहलाएगी? ये दूरी कहलाएगी करणी 3। ये देखिए, अब यहां से लेकर 0 से लेकर ये दूरी, ये वाली दूरी कहलाएगी, जिसे हम बिंदु इसको D दे दीजिए, इसको E दे दीजिए, E तक की जो दूरी कहलाएगी वो करणी 3 कहलाएगी। इसी प्रकार हम करणी 5 को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। देखिए, अब इस करणी 3 पर यदि हम 1 इकाई का और लंब खींच दें और उस लंब को फिर से इस बिंदु उस 0 से मिला दें, O नाम दे दीजिए आप इसे, O से मिला दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा?
अब ये बिंदु F तक प्रकार जब हम फैलाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये F तक जब हम प्रकार फैलाएंगे कि जब हम इस संख्या रेखा पर मिलाएंगे तो ये कहां पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। और ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, कर्णी 4, जिसे हम क्या मानते हैं, 2। तो वास्तव में यह संख्या रेखा पर निरूपित करने पर किस पर आएगी, 2 पर आएगी। पुनः फिर हम इस कर्णी 4 पर फिर 1 इकाई का लंब खींच देंगे और फिर इस बिंदु O से मिला देंगे तो ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, कर्णी 5 कहलाएगी। और इस कर्णी 5 को जब हम संख्या रेखा पर प्रकार की सहायता से लेकर आएंगे, देखिए ये मैंने कर्णी 5 दूरी का प्रकार फैला दिया होगी, यहां तक प्राप्त होगी। तो ये वाली जो दूरी क्या कहलाएगी, यही दूरी तो कहलाएगी कर्णी 5। ये दूरी जो है, मान लो ये बिंदु G है, ये बिंदु H है, ये बिंदु I है, तो ये जो O से I तक की दूरी जो कहलाएगी वह कर्णी 5 कहलाएगी। तो हम अच्छी तरह से इस बात को समझ लें कि 1 इकाई का आधार और 1 इकाई का लंब लेकर जो हमने कर्ण हमें प्राप्त हुआ वो कर्णी 2 था। फिर उसमें 1 इकाई का लंब जब हमने बढ़ाया तो जो अगला कर्ण हमें प्राप्त हुआ कर्णी 3 था। और फिर उसमें 1 इकाई का लंब बढ़ाने पर जो अगला कर्ण हमें प्राप्त हुआ वो कर्णी 4 था, जिसे हम 2 समझते हैं। और फिर 1 इकाई का और कर्ण बढ़ाया तो कर्णी 4 में 1 इकाई का कर्ण और बढ़ गया, तो कर्णी 5 के रूप में जो कर्ण प्राप्त हुआ, इन सभी कर्ण के बराबर लंबाई को जब हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो हमें मान प्राप्त होते हैं कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 4, कर्णी 5, कर्णी 9.3 का संख्या रेखा निरूपण। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा इस तरह से खींच लेंगे और यहां पर मैं ले लूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भी आगे ले लेते हैं 10 और यहां पर मैं ले लेता हूं 0। तो 0 से हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 9.3, ये देखिए 9 है, 9.1, 9.2, 9.3 पर एक बिंदु, देखिए 0 पर हमने बिंदु A ले लिया और 9.3 पर हमने ले लिया बिंदु B। अब हम क्या कर रहे हैं, बिंदु A से 1 इकाई पीछे ले रहे हैं। 1 इकाई पीछे क्या हो जाएगा, 1 इकाई पीछे ये -1 पर आए हम, 1 इकाई पीछे पर हम लेंगे बिंदु C। देखिए हमने 0 से 1 इकाई पीछे पर बिंदु C लिया और यहां पर 9.3 है, यानी कुल मिला के हमारी दूरी कितनी हो गई, 10.3 हो गई। A, C और B के बीच की दूरी 10.3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, BC का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। देख इस तरह से आधे से ज्यादा प्रकार फैलाया मैंने और ये ऊपर चाप और ये नीचे चाप। फिर इसी प्रकार इस 9.3 पर रखकर ऊपर चाप और नीचे चाप, ऊपर चाप प्राप्त हुआ। इन चापों को जब हम मिला देंगे तो ये देखिए इस तरह से इन कटान बिंदुओं को मिला दिया और एक नया बिंदु हमें प्राप्त हुआ, कौन सा, D। अब हम इस बिंदु D को केंद्र मानकर DB या DC के बराबर त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींच देंगे। ये देखिए ये D को केंद्र माना और इस DB में हमें क्या करना है, इस बिंदु A से लेकर इस अर्धवृत्त को मिला देना है इस तरह से। यहां पर जो बिंदु प्राप्त होगा हमें वो बिंदु E प्राप्त होगा। अब आश्चर्य की बात यह है कि बिंदु A से E की दूरी ही क्या है, कर्णी 9.3 है, अर्थात इस लंबाई के बराबर हम प्रकार को फैला लेंगे। ये देखिए इस लंबाई के बराबर हमने प्रकार को फैला लिया और जैसे ही हम इसे संख्या रेखा पर लाएंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, ये जो मान प्राप्त होगा यही दूरी है, कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कर्णी 9.3 है। इस तरह से हमें कर्णी के अंदर दशमलव वाली संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पुनः इस पूरी मेथड को समझिए। सबसे पहले हमने 9.3 इकाई लंबाई का एक रेखाखंड खींचा और उसे बिंदु B नाम दिया। बिंदु 0 जो है उसे बिंदु A नाम दिया है। A से 1 इकाई पीछे लिया और हमें कुल मिला के बिंदु C और B के बीच की दूरी 10.3 इकाई प्राप्त हो गई। अब हमने इस B और C का
लंब समद्विभाजक खींचा, ये देखिए इस बी और सी का लंब समद्विभाजक खींचा तो हमें कटान बिंदु ये देखिए क्या प्राप्त हुआ, डी प्राप्त हुआ। इस बिंदु डी से डीबी या डीसी के बराबर त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींच देंगे और इस अर्धवृत्त को बिंदु ए से लंब खींचते हुए मिला देंगे। तो ये जो दूरी ए से ई की जो दूरी होगी यही दूरी √9.3 होगी। इस तरह से करणी 9.3 का संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे।